हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एचडीएफसी बैंक को लेकर एक इशू आया, लार्ज कैप स्टॉक है, 28% तक करेक्ट हो चुका है। अभी की डेट में सिचुएशन क्या है, इश्यू क्या है, सब चीजें समझते हैं और एक क्विक रिव्यू इसका कर लेते हैं। ध्यान रखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको इतना समझ आ जाएगा कि एचडीएफसी बैंक में अभी क्या करना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए। आइए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को लेकर इश्यू क्या है। देखो, इनके चेयरमैन जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और ये बोल रहे हैं कि हमारे लास्ट 2 साल से जो है वो एथिकल मिसमैच चल रहे थे, हमारे मैनेजमेंट के साथ भेदभाव चल रहे थे। अब आप यहां देखो, इन्होंने खुद बोला है कि एथिकल मिसमैच थे। ये मामला क्यों सामने आया है वो समझ लो। मिस सेलिंग करी है, किन्होंने करी है भाई? दुबई में हुई है, दुबई ऑपरेशंस में। किस चीज की? 81 बॉन्ड नाम से थे, क्रेडिट स्विस के बॉन्ड से, उनकी मिस सेलिंग करी है। एनआरआई अकाउंट्स को वो बेचे गए थे बॉन्ड्स, और उसमें क्या बताया गया? बहुत सेफ है, जबकि देखो सेफ नाम की कोई चीज होती नहीं है। हालांकि कुछ कुछ चीजें हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं ये ठीक है, अच्छी है। वैसे देखा जाए तो एफडी भी सेफ नहीं होती है, लेकिन हमें पता होता है कोई चीज़ रिस्की और उसके बाद हम लोग आपको कहें कि नहीं बहुत सेफ है, तो वो गलत थी और वो रिस्की चीज़ थी, लेकिन क्लाइंट्स को बोला गया बहुत सेफ है, जबकि वो खराब थे और उन बॉन्ड्स का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिटर्न आने की संभावना कम थी, लेकिन फिर भी वो बेचे गए। और ये कह रहे हैं जो चेयरमैन हैं, ये कह रहे हैं कि बैंक में क्लाइंट जो आता है बैंक पे ट्रस्ट करता है और हम वो ट्रस्ट ही तोड़ रहे हैं, तो मेरे एथिकल मिसमैच हो रहे हैं। उसके बाद ये भी सामने आ रहा है कि सीईओ के साथ में भी इनके जो है थोड़ा सा रिफ्ट चल रहा है, मतलब थोड़ी सी अनबन है, बनती नहीं है। रेगुलेटरी प्रोब जो है वो सेबी और आरबीआई अपना काम कर रही है। स्टॉक उसके बाद में डाउन हो गया। अब आइए आज की पोजीशन में कि अभी की डेट में सिचुएशन क्या है, क्या करना चाहिए, और उन चीजों को समझते हैं। पहले खाली इतना बता देता हूं कि करेक्शन देख लीजिए कितना हुआ है। सी दिस वन, ये हमारे सामने हमने एक ड्राइंग को लगा दिया। यस, ये देख लीजिए। सो दैट्स द करेक्शन। लगभग 28% तक, 29% तक करेक्ट हो चुका है। अभी की सिचुएशन क्या है वो देखते हैं, लेकिन एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। हमारा जो वेव एनालिसिस प्रोग्राम है उसमें एक पैटर्न होता है सेलिंग पैटर्न। ये वाला सेलिंग पैटर्न यहां था और उसके अकॉर्डिंग यहां पे हमारा एग्जिट बन रहा था। हम उस प्रोग्राम में ये भी बात करते हैं कि एक टेम्पररी बाउंस भी आता है, वो टेम्पररी बाउंस ये वाला था। और अगर आपने वेव एनालिसिस कर रखा है तो बढ़िया बात, आपको पता होगा। नहीं कर रखा है तो ज्वाइन करो, वहां सेलिंग पैटर्न नाम से एक टॉपिक है, उसमें क्लियर है सेलिंग पैटर्न था। और उसके बाद में हमारा इस पैटर्न को हमने नाम दे रखा है तबाही पैटर्न। क्या नाम दे रखा है? तबाही पैटर्न। इस तबाही पैटर्न को एक शॉर्ट नाम और भी बनाते हैं हम, टाइम वाइज और प्राइस वाइज। जब भी इस टाइप के पैटर्न्स दिखते हैं, अब किस टाइप के वो आपको वहां पे जाके देखने पड़ेंगे। तो स्टॉक या तो टाइम वाइज काफी टाइम, कम से कम 4 से 6 महीने साइडवेज होता है, या प्राइस वाइज वो एक बड़े करेक्शन की तरफ जाता है। सो इसने प्राइस वाइज करेक्शन की तरफ जाना चूज किया। और हम अगर होते, हमारे आपने एनालिसिस को सीख रखा है, तो आप यहां पर शायद एचडीएफसी बैंक से एग्जिट कर चुके होते एज पर द सेलिंग पैटर्न्स। अगर आपने सीख रखा है बढ़िया बात है, नहीं सीखा जाके सीख सकते हैं। अभी आइए यहां पर चलते हैं, फंडामेंटल डाटा लेते हैं, देखते हैं एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है, वैल्यूएशन वाइज कैसा है, वो सब समझते हैं। 11,26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 15 का पी, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, लार्ज कैप बैंक है, वैसे भी पता होगा आपको। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक कहोगे, मार्केट कैप टू सेल्स ओके है। अच्छी चीज क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 1,27,000 करोड़ के, और इन्वेस्टमेंट है 12,71,000 करोड़ के। समझ आ रहा है? ये इन्वेस्टमेंट, मार्केट कैप वगैरह सब देख लो आप, आपके समझ की चीज होनी चाहिए। अब आओ यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या रहेगी, पी रेशियो को कंपेयर करते हैं। दिस इज लास्ट 5 ईयर डाटा, और 5 ईयर का एवरेज पी रेशियो 20 है। अभी कितने पे है? 15 पे अवेलेबल है। दैट मींस एवरेज 5 ईयर पी से लगभग 25% डाउन अभी अवेलेबल है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 10 साल का पी रेशियो क्या है भाई? 23 के आसपास का है। दैट मींस बैंक को वैल्यूएशन मिलती है 23 की पी तक। वहां से अगर देखा जाए 15 का अगर वापस 23 जाता है तो रिकवरी होती है 50% पी टर्म्स में। और वो या तो रिजल्ट खराब आते हैं तब वो एडजस्ट होगा, और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो फिर और पी कम होगा, उतना ही बेटर हो जाएगा बैंक के लिए। आगे चलो क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लेते हैं एक बार। दिस इज कंसोलिडेटेड डाटा। तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी मैं देखूं तो लगभग 87,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है लास्ट क्वार्टर का, और 20,000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि बेस्ट एवर प्रॉफिट है। अब आओ यहां पर एक बार क्वार्टरली के साथ साथ ईयरली पी&एल देखो, और फिर समझो आज जिस प्राइस पे है वो कितने समय पहले का प्राइस है वो समझना। ये 3,48,000 करोड़ की ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा है, और अभी हम चल रहे हैं 2021-2020 के प्राइस पे। उस टाइम की रिवेन्यू देख लो, वहां से आपकी रिवेन्यू लगभग 3 गुना हो गई है, लगभग। ओके, एंड हम यहां पे आते हैं उस टाइम के प्रॉफिट्स, तो वहां से आपके प्रॉफिट्स लगभग 3 गुना हो गए हैं। अब बैंक में करेक्शन क्यों है? सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है आपको? जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आएगा तो बैंक धड़ाम से गिरते हैं, और यही वो रीजन है कि इसकी वजह से वो धड़ाम से गिरा है। क्या फंडामेंटली कोई चेंज हुआ है? आंसर इज नो। अब दिक्कत क्या है, मार्केट को ये दिक्कत है कि ऑलरेडी करेक्शन मूड में हो और आप एक बैड न्यूज बोल ला रहे हो जहां पे खुद कंपनी का चेयरमैन रिजाइन कर देगा, तो आपको समस्या तो होगी, और वो समस्या एचडीएफसी बैंक पे देखने को मिल रही है। यहां आओ,
अब यहां देखो जरा, हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, इसको देखना एक बार। बैलेंस शीट में रिजर्व्स कितने हैं वो देखो, तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम यहाँ बात कर ले इन्वेस्टमेंट्स की, तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स आप देखो सितंबर तक के ये हैं। सो ऐसा नहीं है कि बैंक डूब जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि बैंक डूब जाएगा। बैंक एक सॉलिड बैलेंस शीट के साथ बैठा हुआ है। नाउ व्हाट एफआईआईज आर डूइंग, उसको देख लेते हैं। अभी तक का डाटा है जो हमारे पास में, यहाँ पे एफआईआईज ने लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी बिक्री करी थी सितंबर से दिसंबर के बीच। अब दिसंबर से मार्च के आंकड़े तो अब आने हैं। डीआईएस ने वहां पे खरीदारी करी है, और यहां पर अभी एफआईआईज के जो कमेंट्री आ रही है वो ये कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक की गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो ऐसा बोल रहे हैं एफआईआईज। पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने भी माल बेचा और 36,50,000 शेयर होल्डर है। देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि मार्केट की गिरावट में नेगेटिव न्यूज आई तो आपको पनिशमेंट और मिली। दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत यह है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू बहुत सीरियसली देखा जाता है। और ये तीसरी दिक्कत क्या है कि हर सब्जी वाला हो, पान वाला हो, दूध वाला हो, सबके पास में एचडीएफसी बैंक आपको मिल सकता है। या वो कहेगा एचडीएफसी बैंक तो चलेगा ही चलेगा, आईटीसी तो चलेगा ही चलेगा, टीसीएस तो चलेगा ही चलेगा। तो ये सारे उनके पास है, तो वो कंपनी जो वो लॉन्ग एक साइकिल में चली जाती है और फिर टाइम लगाती है, थकाती है वो। यहाँ आओ, इसको देखो। अभी की बात करते हैं, मेरा व्यू क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और किसके लिए एचडीएफसी बैंक है किसके लिए नहीं वो समझते हैं। सो एचडीएफसी बैंक का प्राइस जो अभी चल रहा है लगभग 730 रुपए के आसपास का। वो प्राइस अगर मैं देखूं तो सबसे पहले कब आया था, 2021 में। ये मुझे नोट करना होगा, दैट्स 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर, इसमें आया था ये। आज मुझे 5 साल 6 साल बाद भी सेम प्राइस पे अवेलेबल है। 5 से 6 साल बाद बैंक ने तो ग्रोथ करी है, लेकिन पैटर्न्स बन गए और उसके बाद में करेक्शन आ गई। पिछली कुछ करेक्शंस कैसी रही है, ये 23% की करेक्शन थी, ये 27% की करेक्शन थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये 23% की करेक्शन थी। ये कोविड वाली 43% की करेक्शन थी। ये आपको पता होनी चाहिए। इतनी डाटा निकाल ली। अब और चीज पे चलते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन दूंगा आपको, ठीक है। ये तो क्लियर होगा इतना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है वो देख लेते हैं। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अप्रोक्सीमेट 680 का प्राइस है पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और 635 640 है दूसरा। यहां पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट सपोर्ट। पूरे वीडियो में बने रहना, तब क्लियर होगा। अगर बीच में रहोगे, आओगे जाओगे तो क्लियर नहीं होगा। दिस इज सेकंड सपोर्ट, ओके। ये सपोर्ट है। अब आओ वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। यहां देखो, और इसको हम हाइड कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे आओ। ये जब भी देखो लगातार एक्सिम फ्री फॉल होती है, तो मेरा आपको बताया हुआ है कि कम से कम पिछले वीक का जो हाई है उसको कटने दो। पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज चाहिए ग्रीन कैंडल, तब आप मानना। तो ये लगातार ऐसे चल रहा है, और एक भी हफ्ते में पिछले वीक के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बन पाई। आप देखो ग्रीन कैंडल बनने में दिक्कत आ रही है। जब अब यहां से वापस नई गिरावट शुरू हुई, और देखो किस तरीके से फ्री फॉल होती गई। तो ये अपने को दिख रही है। दैट मीन्स इस हफ्ते अगर हमें चाहिए तो ये लगभग 790-800 का लेवल है, और अगर इस हफ्ते हम नीचे क्लोज रहते हैं तो फिर ये अभी के हफ्ते का हाई जो है वो अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, गिरावट को रोकने के लिए। आगे चलें, एक बार देखते हैं जरा। यहां पे आरएसआई के फ्रंट पे आते हैं। दिस इज वीकली आरएसआई डाटा। तो एचडीएफसी बैंक की वीकली आरएसआई कहां चल रही है, लगभग 20 से नीचे चल रही है, 18 के आसपास, 18-19 की आरएसआई चल रही है। ऐसा पास्ट में कब हुआ है, ऐसा हुआ है 2020 में, और ऐसा हुआ है 2008 में। यहां पर नहीं, 2008 में तो हुआ ही नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बात है। और कब हुआ है, 1996 में दिखा रहा है हमारे पास, इतना पुराना डाटा है। दैट मीन्स कोविड के बाद में हमें पहली बार हमें देखने को मिला है इस टाइप की ओवरसोल्ड मार्केट फॉर द एचडीएफसी बैंक, या ओवर सेलिंग फॉर द एचडीएफसी बैंक। ये क्लियर हो गया। मंथली पे चलते हैं, आओ क्या है। दिस इज मंथली डाटा। मंथली डाटा क्या बोल रहा है, ये आप उसी आरएसआई पे व्यू पे हो जिस पे आप कोविड के आसपास आ गए थे। तो कोविड के बाद आप लोवेस्ट आरएसआई के आसपास आए हो। यहां पर लगभग 36 के आसपास की आरएसआई आपको दिख रही होगी मंथली डाटा पे। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि आपको वैल्यूएशन 5 साल पुराने मिल रहे हैं। फंडामेंटली बैंक में अभी फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, टेम्पररी इशू जरूर आया है, उसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है, और मार्केट की गिरावट में ऐसी न्यूज आएगी तो दिक्कत तो आपको क्रिएट होनी है। अब और इंडिकेटर दिखाता हूं, फिर आप बताना क्या करना चाहिए क्या नहीं। यहां चलिए, ये मैंने लगाया वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पे लगाया मैंने बॉलिंजर बैंड। अब ये देखना है कि अभी हम बॉलिंजर को किस तरीके से तोड़ रहे हैं, या उसका मुंह कितना ओपन कर रहे हैं। तो देखो हमने बॉलिंजर का मुंह ओपन कर दिया, और हम इसके लोअर पोर्शन जो है ना उससे भी नीचे ही है। दैट मीन्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन है एचडीएफसी बैंक के लिए। अच्छी बात है। यहां पे आओ, ऐसा पास्ट में कब कब हुआ है, ऐसा पास्ट में यहां हुआ था, एक तो हमें नोट करना होगा। दिस वन, एक पॉइंट यहां है, एक पीछे कोविड में हुआ था। 2 पॉइंट हमें मिल गए। और देख लेते हैं कहां हुआ है, और इनको मार्क कर लिया। नेक्स्ट देखो और कहां हुआ है, और एक यहां पे 2016 में लगभग ऐसा हुआ है, चलो अच्छी बात है। और कहां हुआ है, 2016-17 के बीच में एक बार फिर हुआ, और फिर यही डाटा हमें नजर आ रहे हैं। और पीछे चल के देखते हैं और कहां कहां ये सिचुएशन पैदा हुई है, तभी आपको आइडिया लगेगा अभी की डेट में क्या होगा। क्योंकि हिस्ट्री आपको कॉन्फिडेंस देती है कि क्या होता है क्या नहीं, या क्लैरिटी देती है। आओ यहाँ पे, दैट्स
8 क्रैश यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो नीचे पे नीचे जाता रहा, लेकिन इसने बीच में क्या किया, वहां पे बाउंस आते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार में लगातार नीचे गया, बाउंस मिलते गए और बाउंस आते गए थे। सो दैट मीन्स एक चीज तो क्लियर है कि बोलिंजर के आप इतने नीचे हो तो यहां से बाउंस ड्यू रहते हैं या साइडवेज ड्यू रहता है, और गिरावट होना इस स्पीड से वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन और भी चीजें देखनी पड़ेगी। यहां पे आते हैं, इसको देखो, ये हमने क्लियर कर लिया यहाँ, यस ये क्लियर हो गया है हमारे पास में कि आप एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड सिचुएशन में हो। एक और चलते हैं, अब लगाता हूं मैं मंथली चार्ट। यहां देखो मैंने मंथली चार्ट लगाया, सो दैट्स द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे हमने सुपर ट्रेंड का यूज किया है। मंथली चार्ट पे सुपर ट्रेंड बता रहा है कि ये सिर्फ हिस्ट्री में 3 बार नेगेटिव हुआ है। अभी अगर मैं 15-20 सालों की हिस्ट्री निकालूं तो देखो 2008 के क्रैश में आप नेगेटिव हुए थे, जैसे ही आप यहां पर आए ये सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हो गया। दैट मींस आप इस पॉइंट पे नेगेटिव हुए, उसके बाद में ज्यादा गिरावट नहीं हुई, टाइम वाइज करेक्शन तो हुआ, लेकिन फिर बैंक ने एक चाल पकड़ ली थी, ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, इधर आइए, ये हम बात करते हैं 2020 के क्रैश की, दैट्स 2020 क्रैश। यहां पर आप नेगेटिव हुए थे, इसको जैसे ही तोड़ा और आपका सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट, फिर देखो 2-3 महीने 4 महीने हमने फिर से पहुंच लिया और फिर हम ऊपर की जर्नी में निकल गए थे। चलो अच्छी बात है। अब आते हैं अभी की डेट में क्या है, सो दैट्स टुडेज सिनेरियो। ये देखो हम इसको तोड़ चुके हैं, दैट और नीचे भी आ गए हैं, सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हो चुका है और मंथली क्लोज भी हो चुकी है। अब अप्रैल आने वाला है, ये 31 मार्च का डाटा है पूरा, तो अब अप्रैल आने वाला है। दैट मीन्स हम तीसरी बार सुपर ट्रेंड के फ्रंट पे मंथली चार्ट पे नीचे आए हैं, तीसरी बार। तो अब भी हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 महीने 5 महीने हो सकता है ना चले, उसके बाद में कोई काम हो। तो क्या अभी की डेट में कंक्लूजन निकल के जो हमारे सामने आ रहा है उसको नोट करना जरूरी है। यहाँ पे आइए, पहले हम इंडिकेटर्स को हाइड कर देते हैं। यहाँ चलिए, अब हम एक कंक्लूजन बनाते हैं यहाँ पे। तो हम कंक्लूजन क्या बनाएंगे कि एचडीएफसी बैंक के क्या फंडामेंटल्स में दिक्कत है? आंसर इज नो, फंडामेंटल्स ओके हैं। क्या एचडीएफसी बैंक डूब जाएगा जो इस टाइप का एक चल रहा है? मैं एक सिंपल बात कहता हूं, मुझे तो लगता है नहीं डूबेगा। अगर डूब जाएगा तो फिर आपका पैसा कहीं भी पड़ा हो, अगर भारत की ये बैंक डूबेगी तो आपका पैसा कहीं भी पड़ा हो, भले एफडी किसी दूसरे बैंक में भी क्यों ना हो, चेन रिएक्शन होगा। एचडीएफसी का पैसा आईसीआईसीआई के पास है, आईसीआईसीआई का एसबीआई के पास है, एसबीआई का बड़ौदा के पास होगा, बड़ौदा का सरकार के पास होगा, वो आरबीआई की तरफ जाएगी, सारा वो चेन रिएक्शन होगा और फिर सब पे इंपैक्ट आएगा अगर ये बैंक डूबेगा तो मैं उस ग्रुप में हूं जो कह रहा है बैंक तो नहीं डूबेगा। ये तो मान के चलो बैंक नहीं डूबेगा, शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहे, बैंक नहीं डूबेगा। तो हम इस चीज का आंसर लेते हैं कि बैंक डूबेगा या नहीं डूबेगा, बैंक सही रहेगा, नहीं डूबेगा। अब चलते हैं हम लोग टेक्निकल व्यू पे। टेक्निकल क्या कहते हैं? टेक्निकल कहते हैं आप ओवरसोल्ड हो, ओके। और हिस्टोरिकली एक वैल्यूएशन वाइज क्या कहते हैं कि वैल्यूएशन अच्छे हैं, ओके। सो अब ये एचडीएफसी बैंक क्या गिरावट रोक चुका है? नहीं। तो अभी ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज स्टिल बेरिश। ट्रेंड क्या है? स्टिल बेरिश है। क्या साइडवेज हुआ, गिरावट रुकी? नहीं रुकी। दैट मीन्स और गिरावट आ सकती है। आंसर इज हाँ, हो सकता है इन सपोर्ट्स को टच करने भी आ जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहां भी आ सकता है। सो अभी की डेट में हिस्टोरिकली करेक्शंस जो हमने देखे हैं उसको देखते हुए एक चीज करी जा सकती है, व्हाट इज दैट? हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर पार्शियल एक्यूमुलेशन के लिए देखता है विद द विजन ऑफ 6 to 12 मंथ्स एटलीस्ट, कि हाँ मैं बैठने को तैयार हूं कम से कम, एंड स्टिल रेडी फॉर अनोदर 10-15 करेक्शन, 10-15% करेक्शन, तो वो अभी पार्शियल एक्यूमुलेशन के लिए एचडीएफसी बैंक को देख रहा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग, वो आप बताइए। हमने तीनों चारों ग्राउंड ले लिए, आरएसआई चेक कर ली, सुपर ट्रेंड चेक कर लिया, बोलिंजर बैंड चेक कर लिया, वीकली डाटा चेक करा, डेली डाटा चेक करा, फंडामेंटल्स चेक करे, वैल्यूएशन चेक करे। इन अ शॉर्ट वीडियो हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद में सारे निकल के आता है स्टिल इट इज गुड फॉर ओनली पार्शियल एक्यूमुलेशन। जिन लोगों के पास पार्शियल एक्यूमुलेशन की कैपेसिटी है, रिस्की है, वही इसकी तरफ देखें। बाकी जो ये चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा ट्रेंड सुधर जाए या थोड़ा सा बैंक जो है वो थोड़ा सा कुछ मार्केट में गिरावट रुके और बैंक थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाए प्राइस टर्म्स में, यहाँ पर प्राइस जो है थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, उसके बाद देखना चाहते हैं। तो अभी हमने हिस्टोरिकली देखा है कि बैंक रुकता है, कुछ टाइम के लिए रुकता है, एक 10-15% की रेंज बना लेगा। जैसे यहाँ पर जो रेंज मुझे लग रही है, दैट रेंज कुड बी दिस वन, ओके। मुझे लग रहा है कि वो इस रेंज में अपना कंसोलिडेशन कर सकता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। इस रेंज में कंसोलिडेशन कर सकता है और उसके बाद जब कोई नया ट्रेंड बने या कंसोलिडेशन पूरा हो जाए या इस टाइप से वो चलने लगेगा, तो कई लोग कहते हैं कि हम आना चाहते हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए? उनको वेट करना चाहिए। सो एचडीएफसी बैंक को लेके क्लियर एनालिसिस मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसको देखना है। पैनिक इस चीज का नहीं करना है कि बैंक डूब जाएगा नहीं डूबेगा। रही बात शेयर प्राइस करेक्शन की, मार्केट में सब गिर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी गिर रहा है और कोई ना कोई रीजन आके ही गिरेगा। अगर और मार्केट में फर्दर गिरावट लानी है तो कोई रीजन ही होगा, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसलिए ये चीज नोट करना है आपको, जब करेक्शन होंगे मार्केट में ओवरऑल और जब कोई भी छोटी सी नेगेटिव न्यूज आएगी ना किसी भी बैंक को लेकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर, तो करेक्शन और ज्यादा गहरा होगा।
इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप लोग हिस्टोरिकल डाटा को भूल जाओ और ये सोचने लगो कि एक बैंक डूब जाएगा। बैंक तो नहीं डूबेगा। करेक्शन कुड बी मोर डीपर, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन हो जाए, बट इट इज़ नॉट लाइक कि ये हमेशा ऐसे रहेगा। अगर किसी का व्यू है 6-12 महीने का है और वो ये सोचता है कि नहीं हम एक प्राइस अच्छे मिल रहे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो वो इसको कंसिडर करे और देखे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करे। किसी का व्यू ये है कि नहीं यार हमें डर लगता है, हम इससे नीचे का भाव और नहीं देख सकते, बिकॉज 730 के आसपास चल रहा है, हो सकता है 640 भी आ जाए या 630 भी आ जाए या फिर 680 भी आ जाए, तो मैं इससे ज़्यादा नीचे भाव नहीं देख सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँ और जब चीज़ें ठीक होगी फिर देखूंगा। तो उसकी अपनी चॉइस है, वो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आई होप चीज़ क्लियर हो गई है, समझ आ गया है। पैनिक करने वाली बात नहीं है कि बैंक डूब जाएगा क्या, और अगर बैंक डूबा तो फिर मैं तो डूब गए तो कंफर्म है, क्योंकि मेरा बहुत कैश उसमें है बैंक में। अगर बैंक डूबा तो पूरी इकोनॉमी में चेन रिएक्शन होगी, फिर तो देखो पैसा कहीं भी सेव नहीं होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और सीखने के लिए अगर संपर्क करना है तो हमारी टीम को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए संपर्क करना है तो भी इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट हमेशा डाउन ट्रेंड में, जब एकदम एक्सट्रीम पैनिक होता है ना, तब पार्शियल एक्यूमुलेशन या इन्वेस्टमेंट्स करे जाते हैं, पार्शियल। अगर आपको ट्रेंड वाले इन्वेस्टमेंट करने हैं तो लेट द मार्केट और लेट द स्टॉक फॉर्म द बेस, देन उस बेस के ऊपर आने दो, तो आप ट्रेंड राइडिंग के इन्वेस्टिंग करो। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।